गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ताज़ा ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन में शब्द के बारे में पढ़ेंगे और इससे बनने वाले क्वेश्चन आंसर मॉक टेस्ट भी करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्द क्या होता है इसको देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसा नहीं कि क ख ग घ अंगा दो से अधिक वर्ण हैं तो अगर हम उसे मिला देते हैं तो वो एक शब्द नहीं कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने के बाद उसका अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है शब्द के भेद। अब शब्द के भेद कौन कौन से हैं? तो शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाता है और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो सार्थक शब्द के कुछ उदाहरण हैं और निरर्थक शब्द के कुछ उदाहरण हैं। सार्थक शब्द में सार्थक शब्द के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? तो वैसे शब्द जिसका प्रयोग हम हमेशा करते हैं। ठीक है, जैसे चाय, पानी, रास्ता, सब्जी, खिड़की इत्यादि। ये इन सारी चीज़ों का हम हमेशा प्रयोग करते हैं और इसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है दोस्तों, और निरर्थक शब्द में क्या होता है कि वैसे शब्द जिसका हम प्रयोग तो करते हैं परंतु उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे चाय, पानी। चाय तो सार्थक शब्द है परंतु वाय जो है इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है परंतु हम प्रयोग कर लेते हैं, तो इन शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, वाय, वाणी, वास्ता, विड़की इत्यादि इन शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अगला पॉइंट है शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। निम्नलिखित 5 आधार पर किया गया है। वो 5 आधार कौन कौन सा है? व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और 5वां है अर्थ के आधार पर। अब इन पांचों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। इस आधार पर शब्दों को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर या द्विज। ठीक है, अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तत्सम शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत से बिना रूप बदले हिंदी में आए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र, चंचू इत्यादि। इन ऐसे शब्द जो है वो संस्कृत में भी है और बिना अपना रूप बदले हिंदी में आ गए हैं, तो वैसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से विकसित होकर हिंदी में अपना रूप बदल कर प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण है जैसे आम्र, आम। आम्र जो है वो संस्कृत का शब्द है परंतु आम जो है वो हिंदी का शब्द है। तो पुरानी हिंदी से नई हिंदी में जब आया है तो ये अपना रूप को बदल करके आया है। ठीक है, बदल करके आया है तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ चंचू है, चंचू जो है संस्कृत का शब्द है और चोट जो है वो
हिंदी का शब्द है। मतलब संस्कृत से अपना रूप को परिवर्तित करके बदल करके हिंदी हिंदी में आया है, तो ये तद्भव शब्द कहलाएगा। अगला पॉइंट है देशज शब्द। देशज शब्द वैसे शब्द जिसकी बोलचाल के रूप में अपने ही देश में उत्पन्न शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है वो अपने देश में हुई है, अपने देश से बाहर नहीं हुई है। जैसे लोटा, पगड़ी इत्यादि, इन सब शब्दों का प्रयोग अपने देश के बाहर नहीं किया जाता है, तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे है विदेशी या आगत शब्द। विदेशी शब्द नाम से ही पता चल रहा है कि यह दूसरे देशों का शब्द है। वैसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, ठीक है, विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, उन्हें विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। ये शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी भाषाओं से आए हैं। जैसे मजिस्ट्रेट, वकील इत्यादि। ये सब जो भाषा है ये दूसरे देश का भाषा है, परंतु ये हिंदी में भी हमारे देश में भी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है संकर या द्विज शब्द। संकर या द्विज शब्द दो भाषाओं के योग से बने शब्दों को संकर या द्विज शब्द कहते हैं। यहाँ पे दो भाषाओं बोल रहा है, दो भाषाओं के योग से बने शब्दों को संकर या द्विज शब्द कहते हैं। जैसे छायादार, छायादार, छाया जोरदार बराबर छायादार। यहाँ पे दो भाषाएं बोली गई है, पहला है छाया, दूसरा है दार, मिला करके हो गया छायादार। अब छाया जो है वो किस देश की भाषा है और दार किस देश की भाषा है, तो कौन सी भाषा है, तो छाया जो है वो संस्कृत भाषा है और दार जो है वो कौन सी भाषा है, फारसी भाषा है। और दोनों मिला करके बन गया क्या, हिंदी, छायादार। दूसरा है जेब। जेब और कट, क्या है, जेब कट। जेब कौन सी भाषा है, फारसी है। कट कौन सी भाषा है, हिंदी है। ठीक है, बन गया क्या, जेब कट। फिर है तोप, तलवार। तोप और तलवार दोनों अलग अलग जगहों की भाषा है, अलग अलग भाषा है। तो तोप जो है वो है तुर्की की भाषा और तलवार जो है वो क्या है, हिंदी की भाषा है। दोनों मिलाकर हो गया तोप तलवार। अब अगला है सिनेमा शौकीन। क्या है, सिनेमा शौकीन। सिनेमा कहाँ की भाषा है, कौन से भाषा है, तो सिनेमा जो है वो अंग्रेजी भाषा है और शौकीन जो है वो हिंदी भाषा है। तो दोनों को मिला दिया गया है सिनेमा शौकीन। ठीक है, तो ऐसी इस तरह के जो भाषाएं हैं, दो भाषाओं के योग से मिले बने शब्दों को संकर या द्विज शब्द कहते हैं। अगला पॉइंट है रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द को बांटा गया है। कितने भागों में, तो वैसे शब्द अथवा वर्ण जिसके मेल से नए शब्द का निर्माण होता है उसे रचना या बनावट कहते हैं। अब रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। कौन कौन से तीन भेद हैं, तो रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ किसके बनावट से, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद है। आपसे पूछा जा सकता है कि रचना या बनावट के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर या फिर रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो तीन भेद हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ठीक है, अब रूढ़ किसे कहते हैं, वैसे शब्द जिनके खंड करने पर सार्थक ना हो उसे रूढ़ कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कान। कान को अगर हम खंड करते हैं तो क्या होता है, का जोड़ न, मतलब ना तो का अर्थ निकल रहा है और ना ही न का अर्थ निकल रहा है। अगर हम कान लिखते हैं तो कान का अर्थ होता है
परंतु का अर्थ नहीं निकल रहा है और न ही न का अर्थ निकल रहा है। उसी तरह यहाँ पे पीला है, तो पीला का तो अर्थ निकलता है, परंतु अगर हम इसका खंड कर देते हैं तो ना तो पी का अर्थ निकल रहा है और ना ही ला का अर्थ निकल रहा है। तो वैसे शब्द जिनके खंड करने पर सार्थक ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अगला पॉइंट है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द का निर्माण होता है। अगर हम दो रूढ़ शब्दों को एक साथ मिला देते हैं तो वह यौगिक शब्द का निर्माण कर लेता है, तथा जिन शब्दों का खंड करने पर सार्थक रहते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण पीलापन। ठीक है, एक यहाँ पे शब्द हो गया, दूसरा शब्द यहाँ है, तो अगर हम पीला और पन को एक साथ मिला देते हैं तो ये कौन सा शब्द कहलाएगा? यौगिक शब्द। छल छंद, आग बबूला, सेनापति, अनुशासन, चतुराई, लघु कथा। ठीक है, ये सब जो है वो यौगिक शब्द का उदाहरण है। अगला जो पॉइंट है वह है योगरूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है पंकज, पंकज, चक्रपाणी, जलज, लंबोदर, वीणापानी, चतुर्भुज, नीलकंठ, पीतांबर। पंकज, पंकज मतलब क्या होता है? पंकज मतलब होता है कमल। चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब कीचड़ में चक्रपाणी मतलब होता है विष्णु। जलज, जलज मतलब क्या होता है? मेघ या बादल। लंबोदर, गणेश भगवान। और वीणापानी, सरस्वती माता। चतुर्भुज, चतुर्भुज किनको कहते हैं? विष्णु भगवान को। नीलकंठ, जिनका नीला है कंठ, यानी शंकर भगवान। और पीतांबर, पीतांबर किनको कहते हैं? गणेश जी को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द को 3 भागों में रखा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्द को 3 भागों में रखा गया है। सामान्य शब्द, पारिभाषिक या तकनीकी शब्द या अर्ध तकनीकी शब्द। तो सामान्य शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका संबंध आम जनजीवन के साथ होता है। आम जनजीवन के साथ होता है। मनुष्य ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे रोटी, सुबह, दाल, सब्जी इत्यादि। ठीक है, इन सभी चीज़ों का मनुष्य अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम सामान्य शब्द कहते हैं। अगला पॉइंट है पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। वैसे शब्द जो विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होता है पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द कहलाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम आदि। मतलब संज्ञा के बदले में अगर उसका प्रयोग किया जाता है या सर्वनाम के बदले में प्रयोग किया जाता है तो यह विशिष्ट अर्थ कहलाता है। तो ऐसे शब्दों को पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कहते हैं। अगला पॉइंट है अर्ध तकनीकी शब्द। वैसे शब्द जिसका प्रयोग सामान्य व्यक्ति या विशेषज्ञ दोनों करते हैं तो अर्ध तकनीकी शब्द कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम देखेंगे विकारी शब्द किसको कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष के कारण परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए लड़का, लड़का से बना लड़के।
तो यहाँ पे लड़का जो है वो एक वचन है और लड़के जो है वो बहुवचन, या अर्थात यहाँ पे क्या हुआ, वचन का परिवर्तन हुआ। ठीक है, उसी तरह से मैं, मेरा आदि। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। अगला पॉइंट है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और निपात अविकारी शब्द है। इन्हें अव्यय भी कहते हैं, जैसे यहाँ अथवा अरे आदि। यहाँ अथवा अरे आदि ये सभी जो है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और लास्ट है अर्थ के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, शब्द के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। तो इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इससे बनने वाले अब जितने भी प्रश्न उत्तर है उसे हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, वाचनालय, विद्यालय, समतल या पशु। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो रूढ़ शब्द जो है जिसका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वैसे शब्द यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, पशु, जिसका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। बताइए इस प्रश्न के सही जवाब क्या होंगे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर या द्विज। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द है क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो मजिस्ट्रेट शब्द जो है वो विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न है आपके सामने, दशानन किस प्रकार का शब्द है। दशानन किस प्रकार का शब्द है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा योग रूढ़। अगला प्रश्न है आपके सामने, भात शब्द क्या है। भात शब्द क्या है। ऑप्शन है सामान्य, पारिभाषिक, अर्ध तकनीकी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सामान्य। भात जो है वो हम दैनिक जीवन में बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन है आपके सामने, उद्गम, कोट, खेत या अजीब। तो यहाँ तत्सम शब्द जो है वह है ऑप्शन नंबर 1, उद्गम। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनुशासन शब्द क्या है। अनुशासन शब्द क्या है। ऑप्शन है तत्सम, देशज, यौगिक, रूढ़। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अनुशासन जो है वो क्या है, यौगिक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वकील किस भाषा का शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है फारसी, तुर्की, अरबी या पुर्तगाली। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो वकील जो है वो अरबी भाषा का है। अगला प्रश्न है आपके सामने, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 3, 4, 5 या 7। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, शब्द
व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ऑप्शन है पवित्र, कुशल, विनिमय या जलज। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो यहाँ जलज जो है वो क्या है? योग रूढ़ है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।